नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना जल्द ही 6 स्वदेशी कन्वेंशनल सबमरीन के निर्माण के लिए टेंडर लेकर आने वाली है। हालांकि डीआरडीओ के द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल सिस्टम यानी कि AIP इसमें फिट नहीं होगी। आपको बता दें कि इसी महीने भारतीय नौसेना ने रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया था प्रोजेक्ट 75I के लिए, लेकिन जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि डीआरडीओ की AIP सिस्टम इसमें नहीं लगेगी और उसे स्टैंडर्ड में शामिल भी नहीं किया गया है। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ से कहा है कि वे पहले अपने एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल सिस्टम को किसी प्लेटफॉर्म पर प्रूव करके दिखाए ताकि इसका इंटीग्रेशन 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन में किया जा सके। प्रोजेक्ट 75I के कंपटीशन के तहत इंडियन नेवी केवल अब उन विदेशी कंटेंडर्स को शामिल करेगी जो वर्तमान में ऑपरेशनल AIP सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगले 2 सालों में जो कंटेंडर इसे जीतेगा वो इनका निर्माण करना शुरू करेगा। वहीं आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो टॉप 3 कंटेंडर्स हैं उनमें से फ्रांस, जो कि अपनी सुपर स्कॉर्पियन क्लास डिजाइन सबमरीन्स को भारत के सामने पेश कर रहा है, इसके अलावा रशिया और जर्मनी है। यानी कि डीआरडीओ को अब एक ऐसा प्रोटोटाइप विकसित करना होगा जिसमें कि उन्हें अपने इस AIP सिस्टम का टेस्ट करके नौसेना को दिखाना होगा कि ये वाकई में प्रभावशाली और बेहतर है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि चीन की हिमाकत को लेकर आ रही है। दरअसल भारत और चीन LAC पर एक दूसरे के सामने अभी भी खड़े हैं और अभी हाल ही में चीन के सैनिकों और कुछ नागरिकों ने लद्दाख के दैमचौक क्षेत्र में सिंधु नदी के पास बैनर और चीनी झंडे लहराए। हालांकि ये घटना 6 जुलाई की है और ये भारत के इलाके में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन को मना रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दैमचौक में गांव के सामुदायिक केंद्र के नजदीक 5 गाड़ियों में चीनी सेना के जवान और कुछ नागरिक बैनर लहराते हुए देखे गए। दोस्तों, चीनी सैनिकों का ये कदम तब उठाया गया है जब दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स पर गतिरोध जारी है। हालांकि इस बारे में पूरी जांच की जा रही है कि आखिर ये लोग क्यों घुसे और इनका क्या मकसद था। ये तो आगे तहकीकात के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चीन की यह हरकत बर्दाश्त करने लायक नहीं है कि वो भारतीय क्षेत्र में घुसकर इस तरीके के काम कर रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना को 10वां P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्नाइजेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट मिलने को तैयार है, जो कि 2016 में साइन किए गए 4 अतिरिक्त विमानों के लिए अमेरिका के साथ लगभग $1 बिलियन सौदे का हिस्सा है। आपको बता दें कि भारत को 9वां P-8I विमान पिछले साल नवंबर 2020 में मिला था, जो कि बोइंग फैसिलिटी से INS हंसा पर उतरा था। INS हंसा को अब 10वां विमान आ जाने के बाद INS हंसा पर 2 P-8I विमान हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त 8 P-8I लंबी दूरी के समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी विमानों का पहला जत्था वर्तमान में INS रजाली अरक्कोनम तमिलनाडु में तैनात है, जो कि पूर्वी कमान द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में सभी नौसैनिक बलों के लिए जिम्मेदार भी है। वहीं INS हंसा से 4 P-8I पश्चिमी कमान के अधीन होंगे, जो अरब सागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में नौसेना के बलों के लिए जिम्मेदार होंगे। भारतीय नौसेना ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मार्ग के तहत अमेरिका के साथ 6 और P-8I हासिल करने की योजना बनाई है। दोस्तों, अगली अपडेट ब्रह्मोस को लेकर आ रही है। भारत ने आज 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है और ये परीक्षण आज सुबह ITR के लॉन्च पैड 5 से किया गया। वहीं ग्रीक मीडिया का ये दावा है कि उनकी एयरफोर्स ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट अपने राफेल विमानों से करना चाहती है, लेकिन जो डिफेंस सोर्सेस है वो कहते हैं कि मॉडिफाइड राफेल से ब्रह्मोस का परीक्षण नहीं किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ ने कहा था कि ब्रह्मोस NG के लिए फिजिबिलिटी स्टडी और इंजीनियरिंग एनालिसिस पूरा कर लिया गया है। अब वे अच्छी तरह से LCA Mk2 और AMCM में फिट हो सकती है और हम बड़ी संख्या में इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के इन फाइटर जेट्स में लगा देंगे। यही नहीं, ब्रह्मोस NG के लिए ब्राजील की तरफ से भी इंटरेस्ट दिखाया गया, जिसमें कि वे अपने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और ग्रिपेन E फाइटर जेट्स के लिए ब्रह्मोस NG को लगाने के लिए इच्छुक है। साथ ही कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस NG के वेरिएंट्स को 2022 से 2024 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भारत इसके एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस पर एक अटूट विश्वास है दुनिया का कि वो चाहते हैं कि उनकी सबमरीन्स हो या उनके फाइटर जेट्स हो, उनमें इस मिसाइल को लगाया जा सके, क्योंकि इसकी बेजोड़ ताकत ने दुनिया को हैरान कर रखा है। जहां चीन ने भी अपनी इस तरीके की मिसाइलें बना रखी हैं, लेकिन चीन के माल पर कोई विश्वास नहीं करता है और उसके हथियारों की जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी विश्वसनीय नहीं है जितनी भारत की है। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ा मार्केट आने वाले समय में होने वाला है हथियार के क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने RFI जारी किया है मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लाज स्नाइपर सूट्स के लिए। जी हाँ,
जो कि दुश्मन के थर्मल और इंफ्रारेड साइट और इसी तरीके के किसी भी सिमिलर इक्विपमेंट के खिलाफ प्रभावी हो सके, यानी कि दुश्मन उन्हें थर्मल और इंफ्रारेड साइट से ना पकड़ सके। इस RFI में कहा गया है कि 40% जो सूट हैं, यानी कि स्नाइपर सूट्स हैं, वो ऑप्टिमाइज होने चाहिए सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन स्नो बॉन्ड रीजन के हिसाब से, और 30% स्नाइपर सूट ऑप्टिमाइज होने चाहिए सब ट्रॉपिकल पाइन और एल्पाइन फॉरेस्ट के हिसाब से, और बाकी के 30% ऑप्टिमाइज होने चाहिए कोल्ड सेमी डेजर्ट और स्नो बॉन्ड रीजन के हिसाब से। ये स्नाइपर सूट्स इस तरीके के होने चाहिए कि इन्हें दुश्मन के हाई डेफिनेशन बाइनाकुलर्स 100 से 800 मीटर तक डिटेक्ट ना कर सके। इसके अलावा पैसिव नाइट साइट भी इन्हें 400 मीटर तक डिटेक्ट ना कर सके। अगली अपडेट DRDO को लेकर आ रही है। DRDO स्वदेशी AT-AGS को भारतीय सेना के हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है, जिसमें कि इलेक्ट्रो ड्राइव को हाइड्रोलिक असिस्टेड मैनुअल राइट सिस्टम से बदला जाएगा, जिससे कि इस AT-AGS की मेंटेनेंस भी आसान होगी और इसका वजन भी कम होगा। साथ ही भारतीय सेना इस मॉडिफाइड AT-AGS का समर ट्रायल भी करेगी। यही नहीं, इस मॉडिफाइड AT-AGS का ट्रायल हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी किया जाएगा, यानी कि फिर से चेंज किया जा रहा है स्वदेशी AT-AGS को, ताकि इसकी मेंटेनेंस आसानी से हो सके और वजन पर भी इसका फर्क पड़ सके। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि टैक्टिकल स्विच UAVs को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि टैक्टिकल स्विच UAV के पहले 30 बैच का हाई एल्टीट्यूड और हार्श एरिया में इसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है, और इस टेस्ट को ईस्टर्न लद्दाख और नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर किया गया है। वही आइडिया फोर्स का कहना है कि वे स्विच UAV के पहले बैच को अगस्त के अंत तक इंडियन आर्मी को सौंप देगी। इसके अलावा इस तरीके के 90 UAVs को इस साल के अंत तक भारतीय सेना को दे दिया जाएगा, और दोस्तों इस तरीके से ये एक बड़ा बूस्ट होगा भारतीय सेना में इंटेलिजेंस सर्विलेंस करने के लिए। अगली अपडेट नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के भीतर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने भंग पड़ी संसद को बहाल करने का आदेश जारी किया है। इस ऑर्डर के साथ ही चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने हफ्ते भर से जारी सुनवाई को खत्म कर दिया है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सिफारिश पर 22 मई को संसद भंग कर दी थी। नेपाल की संसद पिछले 5 महीने में दूसरी बार भंग की गई थी। इसके साथ ही 12 और 19 नवंबर को चुनाव कराने का ऐलान भी किया गया था। यही नहीं, राष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 से ज्यादा पिटीशंस फाइल की गई थी। विपक्षी पार्टियों की तरफ से दायर ऐसी ही एक याचिका में संसद को बहाल करने और कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई थी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।